तो नीतीश कुमार बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं। जेडीयू के सारे फैसले अभी नीतीश कुमार नहीं लेते, बीजेपी लेती है। लोजपा के रामविलास पासवान जी की पार्टी के सारे फैसले रामविलास पासवान नहीं लेते, बीजेपी लेती है। तो बहुत सारी पार्टियों की मजबूरी के कारण बीजेपी के पिछलंगू बनी हुई है अपना अस्तित्व बचाने के लिए। दो 2015 के चुनाव में माननीय लालू यादव जी ने और नीतीश कुमार के गठबंधन की वजह से बिहार के लोगों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को परास्त किया था। और उसके बाद जो नीतीश कुमार जो कहते थे मैं मिट जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी के समर्थन में खड़े हो गए, उसकी नीतियों के समर्थन में खड़े हो गए, इनडायरेक्टली बीजेपी ज्वाइन। इसी वजह से स्वतंत्र निर्णय अभी नीतीश कुमार ले नहीं पा रहे। बिहार में लालू प्रसाद जी के राज को जंगल राज के कर बीजेपी और नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, और आज की तारीख में उससे भी भयानक लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति है। कानून व्यवस्था की उससे भयानक परिस्थिति है। लॉकडाउन में अगर ऐसा हो रहा है, गोपालगंज में जेडीयू के एमएलए ने 3 हत्या कर दी, गया में हत्याएं हो गई, बेगूसराय में कानून व्यवस्था नाम का भी कानून व्यवस्था पर नियंत्रण है नहीं, और नीतीश कुमार बिल्कुल बीजेपी के विरोध में जा नहीं सकते। वो चाहे तो भी बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार अलग स्टैंड ले नहीं सकते। अगर लेने की कोशिश भी करेंगे तो बालिका गृह जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, केवल ब्रजेश ठाकुर जी को नाम ही लेना है और फाइल ओपन हो जाएगी और मीडिया ट्रायल चल जाएगा। तो ये जो बीजेपी का तरीका है, बहुत भयानक तरीका है। एक तो ईवीएम का प्रलोभन देने का और दूसरा डरा कर रखने का। इसीलिए बिल्कुल भारत में कोई ऐसा विरोध पक्ष नहीं है जो खुलकर केंद्र सरकार के विरोध में और उसकी नीतियों के विरोध में आवाज उठा सके। बहुजन मुक्ति पार्टी ने 3 साल अपनी तैयारी की है। 200 विधानसभाओं में हम लोग पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा में 200 सीटों पर पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी के सारे
राज्यों के अध्यक्ष एवं महासचिव पूरे चुनाव तक उनको बिहार में चुनाव तैयारी के लिए समय लगाना होगा, वो लगाएंगे। पूरे भारत की परिस्थिति ये है, खास करके बिहार की बात कर रहा हूं और पूरे भारत की परिस्थिति की भी बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए तो जो कोरोना की वजह से बीजेपी ने मजदूरों का जो हाल किया, इतना भयानक, इतना परिस्थिति मजदूरों की पैदा हो गई, दयनीय स्थिति पैदा हो गई। नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि मैं हवाई जहाज में चंपल पहने हुए स्लीपर वालों को भी बैठकर देखना चाहता हूं। हजारों किलोमीटर तक लोगों के पास स्लीपर ही नहीं थी पहनने की। नहीं दिख रहा था। हजारों किलोमीटर तक गर्भवती महिलाएं पैदल जा रही थी। कोरोना से मृत्यु जितनी हुई उसके आंकड़े भारत सरकार बता नहीं रही है। गरीब भूखमरी से जो आंकड़े हुए, भूखमरी से कितने मरे वो नहीं बता रहे। जब 5,000 लोग 5,000 केसेस थे तब ट्रेनें बंद रखा। अभी 2 लाख, आज की तारीख में 2,17,000 केसेस से अनलॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन की परिस्थिति का फायदा लेते हुए 68,000 करोड़ उद्योगपतियों को माफ कर दिया। कोई विरोध पक्ष बोल नहीं रहा है। SC/ST के क्रिमिलियर के संदर्भ में उनका आरक्षण खत्म करने का इनडायरेक्टली निर्णय ले लिया। बोल नहीं रहे कोई विरोध पक्ष। ना बोलने की उनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं। कोरोना से पहले और कोरोना की परिस्थिति ज्यादा भारत में पैदा हो गई, इसका मूल कारण है 80 लाख लोग विदेश से आए, उसमें केवल 15 लाख लोगों को एयरपोर्ट पर स्कैनिंग किया गया और 65 लाख लोगों को ऐसे ही जाने दिया। विदेश से आए हुए 80 लाख लोगों में से केवल 15 लाख लोगों का स्कैनिंग हुआ। और नरेंद्र मोदी बड़े गर्व से करेगा हमने 15 लाख का स्कैनिंग किया। तो 65 लाख की तो बात बताओ कि बिना स्कैनिंग के हमने भेज दिए लोगों को। नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम उन्होंने चलाया, पूरी दुनिया भर के पत्रकारों को बुलाया, उनके अलग अलग देशों से बुलाए। तो कोरोना जो बढ़ गया भारत में, इसका मूल कारण बीजेपी की ये नासमझी और दूरंदेशी के अभाव की वजह से कोरोना बढ़ गया। बगैर सोचे लॉकडाउन कर दिया गया। इस परिस्थिति के विरोध में कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई विरोध पक्ष। बीएमपी जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लड़ेगी। तो पहला ही हमारा मुद्दा
मुद्दा है, हम जो भी कहेंगे 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर लिखकर कहेंगे। जनता को अधिकार देंगे कि हमने अगर आपको जो कमिटमेंट किया वो अगर पूरा नहीं करते, आप हमारे पर विश्वासघात का केस दायर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता भारत में कोई पार्टी अपना मैनिफेस्टो 100 रुपये के स्टैंप पेपर पर लिखकर दे सकती है। कोई पार्टी देने वाली नहीं है, क्योंकि उनके साथ तो चीटिंग करना है, पब्लिक का वोट लेने के लिए बड़े बड़े वादे करने हैं। तो इसमें जो मुद्दे हैं उसकी नकल भी कोई पार्टी कर नहीं पाएगी। पहला ही मुद्दा है जाति जनगणना होनी चाहिए। लालू जी के समय में लालू जी पार्लियामेंट 3 दिन बंद रखा था 2011 में, लेकिन उसके बाद बोल नहीं रहे। संभवतः यही कारण उनको अंदर रखने का हो सकता है। जाति जनगणना का मुद्दा होना चाहिए 20 फरवरी 2020 में दैनिक भास्कर में ये छपकर आया कि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने 2 बार प्रस्ताव पारित करवाया कि केंद्र सरकार को भिजवाया कि जाति जनगणना 2021 में होनी चाहिए, और सारे विरोध पक्ष बिहार के लोगों ने समर्थन किया। लेकिन अगर नीतीश कुमार में अगर नैतिकता होती तो इस मुद्दे पर बीजेपी से गठबंधन तोड़ देना चाहिए कि पहले इसका फैसला करो, उसके बाद बिहार में आपके साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। केवल ओबीसी को गुमराह करने का मुद्दा है, ताकि अप्रैल से शुरू सर्वे करने वाले थे। आप इस मुद्दे पर कोई बोल नहीं रहे, तो बहुजन मुक्ति पार्टी बिहार का चुनाव में मुख्य मुद्दा जाति जनगणना का बनाएंगे, निश्चित तौर पर हम बनाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे जाति जनगणना का। ताकि अगर बीजेपी जाति जनगणना, केंद्र सरकार जाति जनगणना नहीं करवाएगी और आश्वासन देगी, तो फिर चुनाव है ना, फिर 22 में उत्तर प्रदेश का भी चुनाव है ना। जाति जनगणना का नंबर 1 का इश्यू होगा और वो नेशनल इश्यू होगा। बिहार के चुनाव में केंद्र में रहेगा जाति जनगणना का मुद्दा। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? ताकि बीएमपी का जो पॉलिसी है, बीएमपी की जो नीति है कि देश में 100% आरक्षण होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उसका उतना प्रतिनिधित्व। तो ये आंकड़े जाति जनगणना से उपलब्ध हो सकता है। ये आंकड़े और ये डाटा जाति जनगणना से उपलब्ध हो सकता है। नीतीश कुमार अगर इस मुद्दे पर बीजेपी के विरोध, अगर जाति जनगणना के मुद्दे पर
बीजेपी से अगर गठबंधन तोड़ देगा तभी अभी एमबीसी और ओबीसी के वोट उसको मिलने वाले, अन्यथा मिलने वाले नहीं है। अब एमबीसी ओबीसी के लोग भी जागृत हो गए कि बार बार हमारा इस्तेमाल कितना होगा। इतनी नैतिकता लग नहीं रही है नीतीश कुमार जी के अंदर। मैं ये एमबीसी और ओबीसी को बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे को बड़े पैमाने पर हम लोग को आवाज उठाना, ये नेशनल ये इश्यू होगा मेन। जो बैकवर्ड के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, जो पार्टियां बैकवर्ड के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, उन्होंने ये मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया कि 2015 में पिछड़े वर्ग के लोगों के, ओबीसी के लोग 314 स्टूडेंट ने आईएएस की एग्जाम पास की और क्रिमिलियन के नाम पर उनको आउट कर दिया गया। आधे भारत के अन्यथा कलेक्टर होते, डीएम होते। एग्जाम पास किए हुए 314 ओबीसी के स्टूडेंटों को आईएएस बनने से रोका गया। पिछड़े के नाम पर वोट लेने वाले नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने, और सवर्णों के, ब्राह्मणों के 40 बच्चों को विदाउट एग्जाम और विदाउट इंटरव्यू को आईएएस बना दिया गया। क्या पिछड़े वर्ग के वोट लेने वाले, जो नेतागिरी करने वाले, इस मुद्दे को उठाएंगे? ना एग्जाम, ना इंटरव्यू, ना मेरिट, डायरेक्ट सिलेक्शन। इस संदर्भ में एक भी शब्द नीतीश कुमार ने नहीं बोला, एक भी शब्द कांग्रेस ने नहीं बोला, एक भी शब्द बैकवर्ड के नाम पर वोट लेने वाले लोगों ने नहीं बोला। संवैधानिक अधिकार उनके समाप्त हो रहे और बोल नहीं रहे, केवल राजनीति में लॉलीपॉप बता रहे। जैसे अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। गांव गांव सैनिटाइजर देंगे, गांव गांव साबुन देंगे। क्या सैनिटाइजर और साबुन से मुजफ्फरपुर का बालिका कांड के लगे हुए धब्बे धुल जाएंगे क्या? चुनाव में ये बड़ा इश्यू होगा। नंबर 3, देश भर में CAA, NRP और NRC के संदर्भ में बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया। उसमें SC ST OBC को बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया। आसाम के आंकड़े अगर उपलब्ध होते हैं डिटेंशन कैंप के, तो मुसलमानों को कम टारगेट किया, SC ST OBC को ज्यादा किया। और केंद्र सरकार ये बता रही थी, बीजेपी सरकार ये बता रही थी कि हम बांग्लादेश के हिंदुओं को, हम पाकिस्तान के हिंदुओं को, हम अफगानिस्तान के हिंदुओं को भारत में नागरिकता देंगे और उनको यहां पर स्टेबल करेंगे। 14 करोड़ लोग भुखमरी से मरे और 14 करोड़ लोग टारगेट हो गए कोरोना में। कई लोग भुखमरी से मरे। उन 14 करोड़
करोड़ लोगों को, प्रवासी मजदूरों के लिए उनके खाने पीने की व्यवस्था तक, उनको घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं कर पाए, अन्य देश के लोगों को सुविधाएं देंगे। मतलब वोट के लिए हिंदू बनाते हो और सुविधा देने के नाम पर मजदूर विरोधी नीतियां बना रहे हो। अभी 12 घंटे का, अभी 8 घंटे का 16 घंटे, 8 घंटे का 12 घंटे कर दिया गया। कोई विपक्ष बोलने को तैयार नहीं है। 8 घंटे मजदूर का अभी 12 घंटे कर दिया गया। मतलब जो महीने में 240 घंटे काम होता था, 8 घंटे इंटू 30 दिन के 240 घंटे, अब हो जाएगा कितना? 12 इंटू 30 160 घंटे। 12 इंटू 30 360 घंटे। तो ये जो एक्सेस काम करना पड़ेगा, 12 महीने में 4 घंटे मजदूरों को बिना मतलब वेतन के, बगैर वेतन के काम करना पड़ेगा 12 महीने में 4 महीना। तो ऐसे एक तो मजदूरों को सत्यानाश करने की नीति बीजेपी ने बनाई और उसका शोषण करने की, उद्योगपतियों के फेवर में शोषण करने की नीतियां बनाई, और बीजेपी से अलायंस से बात मजदूरों के समर्थन में कर रहे हैं और बोल नहीं रहे जेडीयू के नीतीश कुमार जी। मतलब पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी के नीतियों के संदर्भ में बिल्कुल नहीं बोल रहे। हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया। तो ये जो तरीका है एनआरसी के संदर्भ में, पूरे देश भर में मुसलमानों को टारगेट किया जा गया, तो उस वक्त खुलकर जो स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा विपक्ष ने स्टैंड लिया हो, कांग्रेस ने तो बिल्कुल नहीं लिया। और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों ने कोई स्टैंड लिया हो, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। केवल अखबार में बयानबाजी जरूर किया होगा, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी भारत में जहां जहां शाहीन-बाग चले वहां उनको समर्थन किया और आज भी हम समर्थन में है। एनआरसी के विरोध में है। एनआरसी होना चाहिए तो डीएनए बेस्ड होना चाहिए। एनआरसी होना चाहिए तो डीएनए बेस्ड होना चाहिए। तो इस संदर्भ में विपक्ष बीजेपी के विरोध, केंद्र सरकार के विरोध में, या कांग्रेस को छोड़, कांग्रेस या अन्य पार्टियां इस संदर्भ में बोल नहीं रही। ये बात अभी मुसलमानों को भी समझ में आ गई, माइनॉरिटी के लोगों को भी समझ में आ गई। बड़े पैमाने पर अभी माइनॉरिटी को भी समझ में आ गई कि हमारा इस्तेमाल केवल राजनीति में चुनाव के वक्त होता है। तो है ना, CAA, NPR और एनआरसी के विरोध का स्टैंड बहुजन मुक्ति पार्टी का होगा। हम एनआरसी का समर्थन एक ही शर्त पर करेंगे। हम एनआरसी का समर्थन एक ही मुद्दे पर कर सकते हैं, अगर डीएनए बेस्ड एनआरसी होता है तो, अन्यथा हमारा स्टैंड एनआरसी के विरोध में होगा। और कोई पार्टी ये स्टैंड लेने वाली नहीं है। पिछली बार भी हमने मुद्दे उठाए थे।
बिहार की भूमि उपजाऊ भूमि है, राजनीतिक तरीके से भी और वैसे भी उपजाऊ भूमि है, लेकिन सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हमने उस समय भी मुद्दे उठाए थे कि कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए। 10 गांव में जो पैदावार होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग वहीं होना चाहिए। बिहार में आपको मालूम होगा बड़े पैमाने पर मक्का होता है, उसका ज्यादा 10-15 रुपए केजी है। अगर एयरपोर्ट पर लोगे ना तो 100 ग्राम का 30 रुपया है, 300 रुपये केजी में जाता है। आलू बड़े पैमाने पर है, अंकल चिप्स बनता है, 100 ग्राम का 20 रुपया है, 200 रुपये केजी जाता है। मजदूरों को, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा है। लेकिन 10 गांव के अंदर कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए और उसी 10 गांव के लोगों के वहां मैन्युफैक्चरिंग लगना चाहिए और वहां के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। तो बिहार के मजदूर पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हैदराबाद, देश के अलग अलग कोने में अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जाएंगे। इतना बिहार में उपलब्धि, मतलब उपजाऊ भूमि है। लेकिन सरकारों के पास कोई योजना ही नहीं है और करना नहीं चाहते। हर साल तबाही मचा देने वाला बाढ़ग्रस्त एरिया है, परमानेंट इलाज नहीं है। कोसी नदी का जहां बिजली उत्पन्न हो सकती है, बंगाल को पूरा मिल सकता है, झारखंड को मिल सकता है, बिहार को बिजली मिल सकती है। सरकार के पास कोई योजना ही नहीं है और करना भी नहीं चाहते। इसका नतीजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं। कृषि आधारित उद्योग होना चाहिए, भोजन मुक्ति पार्टी का क्लियर स्टैंड है। उसके साथ समान एजुकेशन का मुद्दा है। प्राइवेट एजुकेशन, निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसके लेवल तक का स्टैंडर्ड सरकारी स्कूलों का भी होना चाहिए। अर्थात कलेक्टर का बच्चा और मजदूर का बच्चा एक ही क्लास में पढ़ेगा, एक ही सिलेबस हो, एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा तो क्राइम कम होगा। भारत सरकार भी अजीब तरीका का तंत्र बना कर रखा है। जिस देश में एजुकेशन पर ज्यादा बजट होता है वहां का क्राइम रेट कम होता है, क्योंकि पढ़ा लिखा एजुकेटेड व्यक्ति क्राइम करने से 10 बार सोचता है। तो क्राइम को रोकने के लिए तो बजट ज्यादा है, भारत सरकार कर रही है, और एजुकेशन के ऊपर बजट ही नहीं एलोकेट कर रही है। जिस देश का एजुकेशन का बजट ज्यादा होता है वहां क्राइम कम होता है। भारत में एजुकेशन के ऊपर बजट कम है, क्राइम रेट ज्यादा है। तो क्राइम को रोकने के लिए बजट की व्यवस्था कर रही है दिखावे के लिए, एजुकेशन के ऊपर नहीं कर रही है। और इसके लिए कोई राज्य सरकारें प्लान बना रही है, ऐसा दिख भी नहीं रहा है। इसके साथ बीएमपी के जो सिलेक्टेड जो मुद्दे हैं, भूमि आयोग बनाया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की योजना थी।
14 जुलाई 1947 में बाबा साहब ने नेहरू के सामने प्रस्ताव रखा कि इस देश में भूमि की मर्यादा तय हो, कि इससे अतिरिक्त भूमि कोई रख नहीं सकता, एक मर्यादा तय हो। नेहरू ने 21 जुलाई 1947 में इसको ठुकरा दिया और 6 सितंबर 1954 में बाबा साहब दोबारा राज्यसभा में मुद्दा रखा, भूमि आयोग होना चाहिए। तो पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए आदिवासियों की जमीनें छीन रहे हो, ऐसी जेड के नाम पर अरबों खरबों की जमीन आपने छीन ली डेवलपमेंट के नाम पर, और वहां कुछ भी उद्योग नहीं लगे, लेकिन जमीनें छीन ली। भूमि आयोग बनाया जाएगा, भूमि की मर्यादा तय हो, जो भूमि विहीन लोग हैं उसमें वो भूमि वितरण होगा। बीएमपी का मुद्दा है हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट। इस तरह फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया लेकिन अमल नहीं हुआ। राइट टू लीव का अधिकार है हमारा संविधान के अंदर, जिंदा रहने का अधिकार है, लेकिन लोग भूख से मर रहे हैं, तब न्यायपालिका को दिख नहीं रहा है। लेकिन आरक्षण का अगर मर्यादा बढ़ता है 50% से ज्यादा अगर होता है 49.5 से, तब तो न्यायपालिका को दिख जाता है। हेल्थ सिक्योरिटी एक्ट बनाया जाएगा, जो हेल्थ के साथ खिलवाड़ करेगा उसको पनिशमेंट होगा। पिछली बार चिमकी बुखार से कितने बच्चे मुजफ्फरपुर में मारे गए, और हम लोगों ने वहां डॉक्टरों की टीम भेजा, तो बिल्कुल वो लोग सीरियस नहीं थे और उन लोग मजाक कर रहे थे। प्रशासन कि आज कितना स्कोर हुआ बता रहे थे, और शाम तक कितना स्कोर होगा, जैसे क्रिकेट में चल रहा। तो ये जो सारा तंत्र विफल हो चुका है, इससे लोग विकल्प की तलाश में है। और एक मुद्दा है प्राइवेट निजीकरण में आरक्षण कंपलसरी लागू करेंगे। तुम सरकारी तंत्र को, सरकारी डिपार्टमेंटों को बेच रहे हो, मनमानी तरीके से बेच रहे हो। जो कह रहे थे देश बिकने नहीं देंगे, उसी लाल किले को बेच दिया प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने। 18 करोड़ का रेवेन्यू था, 5 करोड़ में मंथली रेवेन्यू 18 करोड़ का था, 5 करोड़ में डालमिया के पास गिरवी रख दिया, 13 करोड़ फ्री में दे दिया 30 साल के लिए। सात एयरपोर्ट बेचा अभी, और सीतारमण ने कहा और बेचेंगे। 7 एयरपोर्ट बेचा। लखनऊ एयरपोर्ट का इनकम 126 करोड़ था सालाना, 47,000 करोड़, 47,000 करोड़ में बेचा। मतलब 70-80 लाख करोड़ फ्री में दे दिया अडानी को 50 साल के लिए। ऐसे 7 एयरपोर्ट बेच दिए गए, और भी एयरपोर्ट बेच रहे हैं, कोल माइंस बेच रहे हैं, रेल का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, 22 रेलवे स्टेशन भी गए, रिलायंस को दिया गया। तो इनडायरेक्टली रिजर्वेशन खत्म करने का कार्यक्रम है। प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन है नहीं, तो प्राइवेटाइजेशन में कंपलसरी रिजर्वेशन
होना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, हम जो मुद्दे उठा रहे हैं कोई पार्टी वो मुद्दे उठा भी नहीं पाई। बिल्कुल वो पार्टी कोई मुद्दा उठा नहीं पाएगी। और बिहार के लोग विकल्प की तलाश में है। बिहार में निश्चित तौर पर मैं मानता हूं लालू यादव जी के जितना राजनीतिक सूझबूझ थी, लेकिन प्रशासन में उनके समर्थक ना होकर मनुवादी और ब्राह्मणवादी लोग ज्यादा थे, इसलिए उनका पूरा तंत्र फेल हो गया। क्योंकि बिहार का जो समीकरण है वहां बिहार में 17% मुस्लिम है, बिहार में लगभग 17 से 18% मुस्लिम है। शेड्यूल कास्ट 17% है, 16 पॉइंट समथिंग है। शेड्यूल कास्ट 17% है, 14 से 15% यादव लोग हैं। लालू जी को यह गणित मालूम था, इसलिए लंबे अर्से तक बिहार में उन्होंने राजनीति में कामयाब हुए। लेकिन इसका काउंटर उन लोगों ने ढूंढा, बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने काउंटर ढूंढा। तो शेड्यूल कास्ट के वोटों का डिवाइड करने के लिए उन्होंने पासवान को आगे किया। और अति पिछड़े के नाम पर उन्होंने अलग अलग लोकल स्तर के नेताओं को आगे किया। 4% कुर्मी है, 6.5% कोयरी और कुशवाहा है। मैं बिहार का पृष्ठभूमि बता रहा हूं। अगर 51% ओबीसी में अगर काउंट करेंगे तो कम से कम 26% एमबीसी के लोग हैं। उसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है, एंटी यादव मेंटालिटी बनाकर। ये गणित अगर बीजेपी के विरोध में राजनीति करने वालों को समझ में नहीं आया तो भी जीरो पर दोबारा आउट हो जाओगे। यही तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति बीजेपी ने की और मुलायम सिंह समाजवादियों को ठिकाने पर लगा दिया, मायावती को जीरो पर आउट किया। ये गणित अगर समझ में नहीं आया तो बिहार में दोबारा बीजेपी के लोग एमबीसी का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एमबीसी के जो नेता है, ओबीसी के जो नेता है, बीजेपी को पिछलगू जो है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बीजेपी की राजनीति के विरोध में उसका समीकरण बिगाड़ना चाहते हैं, तो अगर वो कॉमन एजेंडा पर अगर बिहार में की चुनाव में अगर कोई समीकरण बनाते हैं तो निश्चित तौर पर बीएनपी समर्थन करेगी। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में बीजेपी को हम लोग बिहार में कामयाब होने नहीं देंगे। किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में बिहार में कामयाब होने नहीं देंगे।
तक इस बार मुस्लिम जेडीयू को वोट देने वाले नहीं है। कांग्रेस का बिहार में कुछ है नहीं। कांग्रेस को जिंदा करना ये बेवकूफी हो जाएगी। जो लोग कांग्रेस के साथ अलायंस कर बात कर रहे हैं, कांग्रेस को बिहार में पुनः जिंदा करोगे तो गठबंधन के दौरान आप अपने झंडे के साथ साथ गांव गांव तक कांग्रेस पहुंचा दोगे, पता ही नहीं चलेगा आप इनडायरेक्टली कांग्रेस का काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने यही काम किया, जेडीयू के माध्यम से पूरे बिहार में बीजेपी पहुंच गई। तो बिहार की जो राजनीति करने वाले लोग को अगर ये सूझबूझ अगर समीकरण बनाने का अगर पहल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए अभी बिहार की चुनाव की जो रणनीति है, निश्चित तौर पर बीजेपी को टारगेट कर हम लोग हमारी पॉलिसी बना रहे हैं। और कॉमन एजेंडा पर अगर बिहार का जो मैं जातीय समीकरण बताया तो फॉरवर्ड केवल 15% है। केवल 15 से 17% है, ज्यादा नहीं है। उसके भी आंकड़े हमारे पास है। और इसीलिए केजरीवाल बिहार के चुनाव में हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अगर केजरीवाल बिहार के चुनाव में हस्तक्षेप करेगा, निश्चित तौर पर फॉरवर्डों का वोट डिवाइड होगा। पिछली बार भी नहीं किया था, इस बार भी नहीं करने वाला। वो अपने वोटों को डिवाइड करना नहीं चाहते। हमारे नेता अपने लोगों का वोट डिवाइड कर देते हैं। और ईवीएम उनके पास है, ईवीएम के विरोध में कोई बोल नहीं रहा है, डर लग रहा है। तो इस बार हम लोग इस चुनाव में आक्रामक तरीके से 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अगर कॉमन एजेंडा पर बहुजन समाज के नेता, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग अगर कॉमन इन एजेंडा पर एकड़ा आना चाहते हैं तो बीएमपी बिल्कुल समर्थन करेगी। अगर इस बात को नहीं समझते हैं तो आप इनडायरेक्टली बीजेपी को जितवाने के लिए काम में लगे हुए हो। या तो सूझबूझ का अभाव है या दूरंदेशी का अभाव है। और इसका खामियाजा पूरे भारत की प्रजा को भुगतना पड़ रहा है। बीजेपी का जमीनी लेवल पर कुछ भी नहीं है, इसलिए वो डिजिटल का सहारा लेगी। वो सोशल मीडिया में पेड वर्करों का सहारा लेगी। गुजरात में जब पटेलों का आक्रामक आंदोलन था तो अमित शाह एक भी मीटिंग नहीं ले पाए थे और उन्होंने केशवकुंज उधर अहमदाबाद में बैठकर डिजिटल का सहारा लिया था। आप बीजेपी जमीन लेवल पर जाने की स्थिति में नहीं है। मजदूर इंतजार कर रहे हैं और मजदूर सबक सिखाएंगे। एक मजदूर को जब मैंने पूछा कि आपका इतना हजारों किलोमीटर साइकिल से आए तो क्या अच्छे दिन आगे सबका साथ सबका विकास हो गया? तो मजदूर ने जवाब बहुत बेहतरीन दिया था कि सर, बीजेपी ने, केंद्र सरकार ने हमारे साथ जो मोदी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने जो हमारे साथ व्यवहार किया है, तो चुनाव तो आएगा ना हमारा, बिहार में भी चुनाव आएगा ना। जितना मैंने 1100 किलोमीटर साइकिल चलाया बिहार के चुनाव में, मैं निश्चित तौर पर 1100 किलोमीटर बीजेपी के विरोध में साइकिल चलाकर प्रचार करूंगा। 20 लाख मजदूर बिहार में आए तो उनको ये ठान लेना चाहिए, इतना किलोमीटर जितनी परेशानी आपने उठाई, चुनाव में उतनी परेशानी उठाकर बीएमपी को
चुनाव में परेशानी उठाकर बीजेपी को सबक सिखाओ, भूलना मत और बिकना मत। भूलना मत और बिकना मत। बड़े बड़े फिर वादे आएंगे, बड़े बड़े सपने दिखाएंगे और अखबारों में जनमत बनाएंगे और ईवीएम का इस्तेमाल होंगे। बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग को चाहिए ईवीएम का इस्तेमाल ना करे, ताकि कोरोना को देखते हुए हर आदमी उस बटन को दबाएगा तो कोरोना फैलेगा। इसलिए मेरा कहना है बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो, नहीं तो चुनाव आयोग कोरोना बिहार में पहुंचा देगा, फैला देगा। चुनाव आयोग ईवीएम का इस्तेमाल कर गांव जितने बूथ है वहां पर हर वोटर्स के पास कोरोना पहुंचा देगा। इसलिए कोरोना को रोकना चाहते हो चुनाव के दौरान, तो ईवीएम का इस्तेमाल चुनाव आयोग ना करे, बैलेट पेपर का इस्तेमाल करे, क्योंकि बैलेट पेपर से कोरोना नहीं फैलेगा। क्या इसकी गारंटी में ये कह सकता हूं, अगर पूरे भारत में अखबार प्रतिदिन बिक रहा था, खरीद रहे थे और कह रहे थे अखबारों से कागज से कोरोना नहीं फैलता, तो बैलेट पेपर से भी तो नहीं फैलेगा और मशीन से फैल जाएगा। तो चुनाव आयोग को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए और ये इश्यू हम लोग बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे इश्यू है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर इस देश में भारत के संविधान को बचाया जा सकता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के संवैधानिक अधिकारों को बचाया जा सकता है, देश को बचाया जा सकता है, आने वाली पीढ़ियों को बचाया जा सकता है। और बिहार के लोग भारत को रास्ता दिखाया है, इमरजेंसी के समय में भी दिखाया था। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू की थी, अभी इनडायरेक्ट इमरजेंसी चल रही है, तो वो चक्रव्यूह बिहार के लोगों ने तोड़ा था। दोबारा बिहार के लोग इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे और देश को नई दिशा देंगे। निश्चित तौर पर हम लोग इस काम को अंजाम देंगे और जल्दी ही हम लोग अगला कार्यक्रम घोषित करते हैं। 12 जून को हर जिले में 5 प्रतिनिधि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र देंगे कानून व्यवस्था के विरोध में। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में विफल हो चुकी है, जिसकी घटनाएं मैंने बताई कि 3 यादव की हत्या जेडीयू के एमएलए ने किया, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। गया में हत्या हो गई, मोतिहारी का केस है, एमबीसी के संतोष शर्मा की हत्या हुई, गांव गांव अन्याय अत्याचार बढ़ गया है। इस कानून व्यवस्था की लॉ एंड ऑर्डर के विफल होने के विरोध में, राज्य सरकार के विरोध में, नीतीश कुमार राज्य सरकार के विरोध में 12 जून को हम लोग 4 से 5 प्रतिनिधि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए डीएम को ज्ञापन देंगे और ये कार्यक्रम बड़े पैमाने पर हम लोग चलाएंगे। लॉकडाउन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए केवल 4-5 लोग हम लोग जिले में से 4-5 लोग प्रतिनिधि बनकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और जब परिस्थिति सामान्य होगी तो निश्चित तौर पर बिहार के सारी कमिश्नरियों में
बिहार के सारे कमिश्नरियों में और राज्य स्तर की बड़ी रैलियों का कार्यक्रम शुरू करेंगे। अब हम लोग जल्दी ही 200 विधानसभाओं का लिस्ट घोषित करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। उसमें ABCD बनाया हुआ है और BMP बिहार से अपना अकाउंट ओपन करेंगी। उसकी तैयारी में हम लोग पिछले 3 साल से लगे हुए हैं और ऑल इंडिया के सभी कार्यकर्ताओं को, जो भी BMP के समर्थक है, बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थक है, कार्यकर्ता है, बिहार में अपने जो जान पहचान और जो रिश्तेदार जो भी आपके संपर्क में है, उनको टेलीफोनिक अभियान आप शुरू करिए, ताकि दोबारा आपके सामने ये परिस्थितियां ना आए। इसके लिए अभी से ही आप इस अभियान को, ताकि हमें मेहनत ज्यादा करना होगा। बीजेपी के पास बहुत सारा उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के पैसे हैं, अन्य पार्टियों के हैं। मैं आखिरी बात कहकर बात समाप्त करता हूं। मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे, मान्यवर कांशीराम साहब कहा करते थे कि 5 साल में 1825 दिन होते हैं। एक साल में 12 महीने में 365 दिन, 300 के हिसाब से 5 साल में हो गया 1500 दिन, 60 के हिसाब से हो गया 5 साल इंटू 60 300 और 1500 और 300 दिन 1800 और 365 में 5 दिन के हिसाब से 5 साल में 25 दिन, 1825 दिन होते हैं। 1800 दिन आप अपने परिवार के लिए लगाओ, अपने निजी कामों के लिए लगाओ। अगर केवल 5 साल में 25 दिन, चुनाव के समय अगर 25 दिन आपने अगर अपने समाज के लिए लगा दिया, इस देश के हुक्मरान आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो अभी हमारे पास समय है और आज से बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी BMP शुरू कर दिया है। अब डे टू डे लाइव यह कार्यक्रम चलेगा और संभवतः विधानसभा वाइज भी हम प्रबोधन करेंगे। आप अभी बूथ लेवल तक अपना मेंबरशिप अभियान चलाओ, मेंबर बनाओ और डायरेक्ट लाइव कांटेक्ट शुरू होगा। हर दिन, हर 2 दिन में BMP का लाइव कार्यक्रम आपके बीच में आएगा। यहाँ से BMP बिहार की राजनीति में निश्चित तौर पर इस बार बैलेंसिंग पावर में होगी और नीतियां बनाने में हस्तक्षेप करेगी। इतना हम लोग उस परिस्थिति को, ये परिस्थिति हम बिहार में बनाएंगे, निर्माण करेंगे और 2020 विधानसभा बिहार की चुनाव की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। और जो हमने बूथ कमेटियां बनाई, जो हमने लोकसभा कमेटी बनाई, जो विधानसभा कमेटी बनाई, आज से निश्चित तौर पर आप लोग अपना सोशल मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक बनाकर डे टू डे लाइव का कार्यक्रम आप डेली देखेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बात समाप्त करते हैं। आखिरी बात कहते हैं, अगर अमित शाह 7 तारीख को रैली कर रहे हैं, हिम्मत है तो PM केयर फंड का हिसाब जनता के सामने दो। हिम्मत है, PM केयर फंड का हिसाब दो, RTI में दे नहीं रहे हो। इतना ईमानदार बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं है तो PM केयर फंड का हिसाब जनता के सामने देना चाहिए, क्योंकि 20 लाख करोड़ की घोषणा की। PM केयर फंड में डोनेशन लिया, दान लिया और लेते वक्त लोगों को लोन देने की बात कर रहे हो। लेते वक्त दान ले रहे हो और देते वक्त लोन दे रहे हो, तो लोगों को बेवकूफ समझ रखा है। तो ये
7 तारीख से, अगर 7 तारीख अमित शाह अगर पीएम केयर फंड का हिसाब दे दे, अगर ईमानदार है, या फिर इसके लिए भी नेहरू जी को जिम्मेवार ठहराएंगे। नेहरू ने सत्यानाश किया और नेहरू के सत्यानाश के आधार पर आप हमारा सत्यानाश कर रहे हो। तो यहां से बीएमपी अपनी चुनावी घोषणा शुरू कर दिया है। जल्द ही विधानसभा वाइज आपको सीट डिक्लेयर करेंगे और परिस्थिति के मुताबिक जो रणनीति बनाई जाएगी उसके लिए समय समय पर आपके सामने आएंगे। आपने इस लाइव कार्यक्रम को, इस वीडियो को बिहार के हर विधानसभा तक पहुंचाओगे, हर बूथ तक पहुंचाओगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। जय मुनवासी।